मेंटल हाइजीन के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बालक के मानसिक स्वास्थ्य को और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के क्या तरीके हो सकते हैं, कौन सी विधियां हो सकती है। ये सब कुछ जानने से पहले एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, उसका अभिप्राय क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध होता है मानस से या मन से। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत हम शरीर की स्वस्थता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके विकास और उसके क्रियाकलाप से संबंधित जो वृद्धि है उसका हम अध्ययन करते हैं। वहीं हम मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उसके अंतर्गत मन का विकास और उसकी देखभाल, विभिन्न उपाय इत्यादि का अध्ययन हम करते हैं। मानसिक रूप से अच्छी तरह से स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहा जाए। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती है वो बचपन से ही, यदि बच्चा जैसे घर में पैदा होता है, फिर धीरे धीरे पलता है, बढ़ता है, परवरिश होती है, उसी वक्त से यदि उसके जो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वह सुदृढ़ होगा। इसी संबंध में आज हम समझने जा रहे हैं कि एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से उन्नत किया जा सकता है। द मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड। सबसे पहला है अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो मन भी स्वस्थ और निरोगी रहता है। अगर इस बात का ध्यान बचपन से ही दिया जाए माता पिता के द्वारा, और स्कूलिंग में यदि बच्चा हो तो वहाँ पर टीचर्स के द्वारा भी यह पूरा ध्यान रखा जाए या कोशिश की जाए कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, स्वस्थ बना रहे। तो पेरेंट्स को बचपन से ही, जब बच्चा छोटा होता है उसी वक्त से ही उसको पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशन वाला और अच्छे खान पान संबंधी जो आदतें होती है, अच्छी आदतें होती है, उसके साथ साथ उसको स्वस्थ वातावरण यदि उपलब्ध करवाए तो बच्चा शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होगा और स्वस्थ भी होगा। इसी प्रकार से विद्यालय में भी उनके जो शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी बातों के बारे में बताया जाए और उनके बच्चों की जो चिकित्सा सुविधाएं विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाती है उसका भी विशेष प्रबंध किया जाए तो बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य का शुरू से ही ध्यान रख करके भविष्य में उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है संवेगों के विकास में पर्याप्त सहायता। हम जानते हैं कि संवेग जैसे कि क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें संवेग है जो बच्चे के व्यवहार से जाहिर होती है। यदि संवेगों की परिपक्वता का उचित समायोजन किस प्रकार से किया जाए, ये बचपन से ही बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उसके उचित संवेगात्मक विकास का पूरा ध्यान दिया जाए पेरेंट्स के द्वारा भी और शिक्षकों के द्वारा भी। उनकी शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि वे अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सके, संवेगात्मक विकास हो सके, जिससे वे उचित समायोजन भी कर सके। तो इस प्रकार से संवेगात्मक विकास में यदि बचपन से ही सहायता दी जाए तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। थर्ड, शिक्षक और माता पिता का संतुलित व्यवहार। स्कूल के अंदर जो शिक्षक होते हैं उनको माता पिता का ही दूसरा रूप कहते हैं और जिस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह स्कूल के अंदर बच्चों के साथ किया जाता है और घर के अंदर माता पिता के द्वारा जो व्यवहार उनके साथ किया जाता है और विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पर, उसके स्वास्थ्य पर और उसके व्यवहार पर पड़ता है। यदि ये व्यवहार संतुलित और अच्छा व्यवहार होगा तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वह अनुकूल दिशा में उसका प्रभाव पड़ेगा और यदि सही व्यवहार नहीं है तो यह जो प्रभाव होगा वह प्रतिकूल रूप से उसके स्वास्थ्य पर पड़ेगा।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं और शिक्षक हैं उनको बच्चों के साथ एक समुचित व्यवहार करना चाहिए। उनका व्यवहार बच्चे के साथ मधुर, सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। बच्चों के साथ वात्सल्य और अपनेपन का भाव उनके अंदर होना चाहिए, जिससे बच्चा इतना भरोसा कर सके कि अपने अंदर जो भीतर द्वंद्व चल रहा होता है, विचार चल रहे होते हैं, कई प्रकार के प्रश्न चल रहे होते हैं, तो वह बेबाक रूप से अपने शिक्षकों को या माता पिता को वो पूछ सके और अपनी परेशानियों को, अपने टेंशन्स को कम कर सके। पेरेंट्स को और शिक्षकों को कभी भी तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह का व्यवहार उनका बच्चे के प्रति रहेगा तो बच्चा हमेशा उनसे डरा डरा रहेगा। उनको हमेशा ये महसूस होना चाहिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो मेरे शुभ चिंतक है, मेरे हितैषी है, मुझे जो भी कहेंगे वो मेरे अच्छे के लिए ही कहेंगे, ऐसा भरोसा उनको होना चाहिए। तो इस तरह का यदि मार्गदर्शन दिया जाए, इस तरह का विश्वास बच्चों का अगर प्राप्त कर लिया जाए, तो यह व्यवहार जो होता है ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। बड़ों का व्यवहार, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो शिक्षक हो, यदि ये व्यवहार खराब है तो यहाँ बालक के मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है खराब व्यवहार का। यदि बच्चों को एक ही बात की प्रशंसा ही की जाए बार बार, तो उनको प्रशंसा की आदत पड़ जाती है, बार बार बुरा भला कहते हैं तो उनको भी दुविधाग्रस्त रहते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि व्यवहार जो है बहुत संतुलित होना चाहिए, न तो अधिक तानाशाही होना चाहिए, मधुर, सहानुभूतिपूर्ण और विश्वासजन्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से पेरेंट्स और शिक्षकों का अगर बालक के साथ व्यवहार अच्छा है, प्रॉपर बिहेवियर वे कर रहे हैं, तो इससे बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 है महत्वाकांक्षाओं को संतुलित बनाए रखने में सहयोग। बच्चे जब छोटे होते हैं तो शुरू से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए या ऐसे प्रशिक्षण भी स्कूल के द्वारा दिए जाने चाहिए जिससे उनमें वे अपने भीतर में ये जान सकें कि उनमें कौन सी योग्यताएं हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उनकी क्षमताएं क्या है, उनकी रुचि किस तरफ है। तो अपनी रुचि के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार उस क्षेत्र का चयन करके उसमें ही आगे बढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अपनी योग्यताओं का भान ही नहीं होता है, मालूम ही नहीं होता है, और जो चीज़ उसके सामने आती है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन आगे जा कर के वह असफल होता है, क्योंकि जिसमें हमारी योग्यता नहीं हो, रुचि नहीं हो, उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो परिणाम जो है वो कभी भी 100% प्राप्त नहीं होते हैं। तो वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसका एक उचित स्तर, एक लेवल बनाए रखना होता है, और इस लेवल को बनाए रखने के लिए पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। 5वां बिंदु है सामाजिक समायोजन को बनाए रखने में सहायता। छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मिलनसार और सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। बच्चों की आदत होती है कि उनको ग्रुप्स में रहना अच्छा लगता है। वे अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं। एक बच्चे के लिए सबसे दुखद जो समय होता है वो ये होता है कि वह अपने किसी दोस्त से या अपने सहयोगी से उसे अलग कर दिया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स है और टीचर्स है या जो हमारे घर के बड़े लोग हैं, उनको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पूरी तरह से अपने घर के लोगों के साथ स्नेह से, समुदाय से या उसके साथियों के साथ उसका तालमेल अच्छा बना रहे, जिससे उसको मानसिक रूप से संबलन मिलता रहे और वह मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे। नेक्स्ट 6th पॉइंट है पूर्णता की प्रवृत्ति पर अनावश्यक बल नहीं देना। कई टीचर्स या खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों से इस मामले में असंतुष्ट रहते हैं कि उसने वह उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसकी आशा उन्होंने अपने बच्चे से लगा रखी होती है। वे अपने बच्चों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखते हैं कि यह बच्चा हर
जो भी कंपटीशन में भाग ले उसमें फर्स्ट आए, या एग्ज़ाम्स दे रहा है तो उसमें 100% नंबर आए। लेकिन उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हर दृष्टि से कभी भी पूर्णता हासिल नहीं हो सकती। हम सभी फील्ड्स में आगे रहें ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ योग्यताएं हमारे एक फील्ड में अधिक होती है तो कुछ दूसरे फील्ड्स में कम भी हो सकती है। तो यह चीज़ पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी होती है और शिक्षकों को भी ध्यान रखनी होती है कि बच्चों पर एक अनावश्यक दबाव नहीं दिया जाए, क्योंकि अनावश्यक दबाव दिए जाने से बच्चा कुंठित हो जाता है, हीन भावना का शिकार हो जाता है और तनाव में रहने लग जाता है। तो यहाँ उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षकों को और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, रुचि के अनुसार ही कार्य करे, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर कार्य में 100% ही सफलता प्राप्त करे या 100% उनको परिणाम दे। तो इस पूर्णता पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। 7th पॉइंट है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं के दुष्प्रभाव से बचना। स्कूल में बहुत सारे कंपटीशंस आयोजित होते हैं, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होती है, तो यहाँ पर इन कंपटीशन में पीछे रह जाने का या फिर उनमें फेल हो जाने का, असफल हो जाने का एक भय बच्चों के मन मस्तिष्क में बना हुआ रहता है, जो उनके व्यवहार पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसीलिए बच्चों को कभी भी कोई भी कंपटीशन हो रहा है या प्रतिस्पर्धा हो रही है उसके लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोत्साहित करने से बच्चा दबाव में आकर के, हालांकि उस कंपटीशन में भले ही उसकी रुचि नहीं हो, वह अनमने भाव से ही दबाव में आकर के उसमें पार्टिसिपेट करता है और फिर फेलियर का सामना करता है या पीछे रह जाता है। तो वहाँ पर उस परिणाम की वजह से और उस परिणाम के नकारात्मक जो आशा थी वो उसके प्रभाव की वजह से उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लग जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और ख़ासकर स्कूल में शिक्षकों के द्वारा बच्चों में जो भी कंपटीशंस आयोजित करवाए जाते हैं वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप से करवाए जाने चाहिए। कंपटीशन में यदि पार्टिसिपेट करें तो इस तरह का दबाव नहीं होना चाहिए कि उसे सफल होना ही है, बल्कि सफल प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हार और जीत, या फेल या पास होना, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो भी मिले उसे एक्सेप्ट करें, असफलता मिलती है तो उसके कारणों की जांच करें और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यदि इस प्रकार से ये जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाएं होती है इसके दुष्प्रभावों से शिक्षक और जो पेरेंट्स है वो बच्चे को बचा सकते हैं और उसके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए हुए रख सकते हैं। 8वां टॉपिक है रक्षा युक्तियों के उपयोग को निरुत्साहित करना। रक्षा युक्तियों का प्रयोग जब किया जाता है जब हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपना जो व्यवहार है उसको किसी और रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इन रक्षा युक्तियों को उपयोग करने की आदत बच्चे में तब पड़ जाती है जब वह अपनी गलती, अपनी कमी या अपनी जो दुर्भाग्य है उसका सारा जिम्मेदारी जो होती है उसकी वह अपने पेरेंट्स पर, अपने टीचर्स पर या अपनी जो कंडीशंस होते हैं उनको दोषी ठहरा देते हैं। यदि वे फेल होते हैं तो वो ये कहेंगे कि मैं तो पेरेंट्स की वजह से हुआ या टीचर की वजह से हुआ, या मेरे तो ऐसे कोई कारण हो गया था जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, या फिर मैं कोई काम नहीं कर पाया। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है रक्षा युक्तियाँ इनका प्रयोग करने की, तो यह उनके अहम को ही संतुष्ट करती है केवल, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को यह प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से जो ये रक्षा युक्तियाँ होती है जैसे युक्तिकरण, प्रक्षेपण, दमन है, प्रतिक्रिया, प्रतिगमन, तो इनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। गृह कार्य का उचित रूप से दिया जाना। स्कूल के अंदर टीचर्स के द्वारा बच्चों को बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, निरंतर कालांश आते हैं, सभी शिक्षक अपना अपना होमवर्क देते हैं। तो ये बहुत अधिक जो होमवर्क बच्चों को मिल जाता है तो ये इसके कारण बच्चे बहुत टेंशन में और डरे हुए रहते हैं। कई बार इतना होमवर्क उनको मिल जाता है कि वे चाह करके भी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी और ये होमवर्क जो होता है उनकी योग्यताओं और क्षमताओं से बहुत अधिक होने के कारण वह तनाव में रहने लग जाता है। और कई घर भी ऐसे होते हैं जहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है
कि बच्चों को थोड़ा घर के काम में भी सहयोग करना होता है, तो यह गृह कार्य वह नहीं कर पाते हैं, घर के काम में लगे होते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में बच्चा तनाव में आ जाता है, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो गृह कार्य दिया जाता है उसको शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे उचित रूप में ही दिया जाए। साथ ही माता पिता का भी ये दायित्व होता है कि जब बच्चा होमवर्क लेके आता है तो उसको पर्याप्त समय दिया जाए, उसको सहयोग दिया जाए ताकि वह समय पर होमवर्क को कंप्लीट कर सके। यदि दोनों तरफ से इस प्रकार का सहयोग बच्चे को मिलता है तो वह तनाव से ग्रसित नहीं होगा, बल्कि समय पर कार्य पूरा करने के कारण आत्मविश्वास से भर जाएगा और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित बना रहेगा। 10वां पॉइंट है स्वतंत्रता एवं अनुशासन को स्थापित करना। स्कूल के अंदर बच्चों को मुक्त और स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन अनुशासन के साथ। बच्चों को अनुशासन का मूल्य भी समझना चाहिए। स्कूल के जो नियम है, आचार विचार है, उनको भी ध्यान में रख करके आचरण करना चाहिए। यह आचरण सही करे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पेरेंट्स और उसके टीचर के द्वारा भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन इन अनुशासन का पालन करने के लिए, इन आचार विचार या मूल्यों का पालन करने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती या मारपीट, गलत व्यवहार या कठोर सजा या तानाशाही जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कार्य जो होते हैं ये उनको मानसिक बाधाओं की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत ही ध्यान में रखते हुए बच्चे के साथ एक अच्छा व्यवहार करके उसको अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति व्यक्त करने का और अनुशासन, स्वयं ही अनुशासन में रहने का जो आदत होती है वो विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। 11वां पॉइंट है धार्मिक और नैतिक शिक्षा का उचित प्रबंध। विद्यालय के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में ही नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य, जो भी नैतिक मूल्य है इत्यादि का ज्ञान उनको कहानियों के द्वारा भी दिया जाना चाहिए। उनकी पुस्तकें जो चलती उसमें कई पुस्तकों के नाम भी नैतिक शिक्षा होते हैं, कई चैप्टर्स भी होते हैं, और इन चैप्टर्स को ऐसी जो छोटी लघु कथाएं होती हैं उनको जो विद्यालय का प्रबंधन है उनके द्वारा प्रार्थना सभा में भी शामिल करना चाहिए, जिससे सभी बच्चे एक साथ उसे सुन सके और नैतिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्यों का वे ज्ञान प्राप्त कर सकें। साथ ही घर में भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा भी नित्य बच्चों को नैतिक शिक्षा या ऐसी अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए, उनके व्यवहार में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बच्चे का व्यक्तित्व सुदृढ़ होता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। शिक्षण की उचित विधियों को अपनाना, यह 12वां पॉइंट है। और इसके अंदर स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते हैं वह पढ़ाते समय कुछ ऐसी गलत शिक्षण विधियों का प्रयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से बच्चे को चैप्टर समझ में ही नहीं आता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे क्या पढ़ाया जा रहा है, और वह बोर होने लग जाता है, नीरसता का अनुभव करता है, कालांश खत्म होने का इंतज़ार करता रहता है। इसीलिए यह टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वे क्लास में जाते हैं, कोई भी टॉपिक यदि वे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो शिक्षण विधि का वे प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग वे बच्चों की योग्यताएं, उनकी क्षमताएं, उनके सीखने के स्तर को ध्यान में रखते हुए ही उसका चयन करना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि शिक्षक ये ध्यान रखें कि सभी बच्चों की योग्यताएं और उनकी क्षमताएं, और जो सीखने के स्तर होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। इसलिए वह कई शिक्षण विधियों का भी एक साथ प्रयोग करके बच्चों को शिक्षण करवा सकते हैं, जिससे उनमें प्रभावी अधिगम होता है। अधिगम प्रभावी होने से बच्चे में आत्मविश्वास आता है, वह शिक्षण के दौरान रुचि भी लेता है, प्रश्न भी पूछता है, जिससे उसके मन में चल रहे कई प्रकार के प्रश्नों या जिज्ञासाएं होती है वह भी शांत होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि जो शिक्षण के दौरान शिक्षण करवाया जाता है तो उस दौरान शिक्षकों के द्वारा उचित शिक्षण विधि का चयन किया जाए। 13वां पॉइंट है पाठ्यक्रम में उचित सुधार और परिवर्तन करना। कई बार पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जो बच्चों की ज़रूरत होती है, उनकी भौगोलिक या पारिस्थितिक जो ज़रूरत होती है उसकी जो आवश्यकताएं होती है उसको संतुष्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसमें मानसिक असंतोष उत्पन्न हो जाता है और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए
स्कूल का जब भी करिकुलम तैयार किया जाए तो जो मुख्य संस्थाएं हैं जैसे NCERT है, SCERT है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इनको ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय तौर पर बच्चों के जो पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं या विषय वस्तु है, इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं और उनके जो ऐच्छिक विषय है, रुचिकर क्रियाओं संबंधी है, उन विषयों को भी शामिल किया जाए, जिससे उनकी सृजनात्मक क्षमता, रचनात्मक आंतरिक भावनाएं, मानसिक शक्तियाँ, संवेगात्मक शक्तियों का भी संपूर्ण विकास हो और अच्छा पाठ्यक्रम बना करके भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को सही बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण जन्य परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार करना। कभी कभी वातावरण जिसके अंतर्गत घर भी आ जाता है, विद्यालय भी है, पड़ोस, समुदाय और जहाँ वो बच्चा रहता है, तो यह जो वातावरण यदि प्रतिकूल है, स्वस्थ नहीं है, तो ये बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो बच्चे का वातावरण है, चाहे उसमें टीचर्स हो, पास पड़ोस, समुदाय, घर के लोग हो, यदि उनका व्यवहार दोषपूर्ण है, उन्हें बहुत सी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो निरंतर उनके मन मस्तिष्क पे आघात करती है, नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है, तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए घर के सभी बड़ों का, शिक्षकों का और समाज के लोगों का यह दायित्व होता है कि वह अपने समाज में पल रहे या अपने आसपास जो पल रहे बच्चे हैं, उनके मानसिक स्वस्थता के लिए अपना जो वातावरण है उनमें एक जो अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है, वह सुधार लाने का प्रयास करते रहें। नेक्स्ट, उचित निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं की व्यवस्था। अंत में हमारे पास ये पॉइंट है कि यदि बच्चा किसी भी कारण से मानसिक अस्वस्थता या विकार का शिकार हो भी जाता है, तो उसे निर्देशन दिया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए और परामर्श भी दिया जाए, जिससे वह जिस तनाव से जूझ रहा है, दुविधा में है या कुंठा निराशा से ग्रसित है, उससे बाहर निकल सके, अपने मन के अंतर्द्वंद्व को कह करके और जो भी प्रश्न है उनके उत्तर प्राप्त करके वह अपने जो मानसिक स्तर को पुनः लेवल में ला सके। तो यदि ऐसी कंडीशन आ भी जाती है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या परेशान हो रहा है, तो वहाँ पर उचित निर्देशन और परामर्श सेवाओं का बहुत ही अहम स्थान होता है। तो ये पॉइंट्स हमने पढ़े कि एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने वाला सबसे पहला कारक है कार्यभार में कमी। हर एक व्यक्ति की एक सीमा होती है कि वो उतना कार्य कर सकता है, उस सीमा से ही अधिक कार्य करने पर वह तनाव महसूस करने लग जाता है, बोझिल सा होने लग जाता है और अपने कार्य की तरफ केंद्रित होने का जो प्रवृत्ति होती है वह भी कम हो जाती है, कम ध्यान दे पाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी तरह से यदि शिक्षक के कार्यभार में बहुत अधिक है, उसे यदि कम कर दिया जाए तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके उस कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न करेगा और अच्छे जो परिणाम प्राप्त होते हैं यदि उसको, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए किसी भी शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसकी क्षमताएं जो है या उतना ही कार्य उसे दिया जाना चाहिए जितना कि वह कर सकता है। नेक्स्ट है पद की सुरक्षा। अधिकांश शिक्षक अपने असुरक्षित पद के कारण, अस्थायी पद के कारण चिंता में रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं और उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसलिए उनको अपना पद इतना सुरक्षित कर देना चाहिए कि वह अपने पद से पृथक नहीं हो सके। इस तरह से यदि पद की सुरक्षा उनमें बनी रहती है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट, वेतन वृद्धि व नियमित वेतन। यदि शिक्षक का जो वेतन होता है वह
अल्प होता है और इसकी वजह से उसको सभी अपने जो घरेलू खर्चे होते हैं या जो भी सामाजिक खर्चे हैं, ऋण की व्यवस्था है, बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था, परिवार के खान पान की जो व्यवस्था है, वे सभी व्यवस्थाएं उसको करनी होती है। यदि उसको वेतन समय पर नहीं मिलता है तो वह उसकी वजह से चिंताग्रस्त रह सकता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी वेतन वृद्धि हो या वेतन हो, वह सब कुछ समय पर होता रहे, जिससे वह अपने जो कार्य होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सुचारू रूप से और सही समय पर पूरी कर सके, जिससे वह मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके और उसको किसी प्रकार का वेतन संबंधी तनाव ना हो। नेक्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो शिक्षक के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके मनोरंजन के लिए और उसका जो निवास स्थान है वह स्वस्थ स्थान पर हो, वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हों, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हों और कार्य की उचित और समुचित व्यवस्थाएं उसको मिले, तो वो निश्चिंत होकर के और पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर सकता है। शिक्षण की दशाओं में सुधार करके शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए जो शिक्षण की पुरानी और परंपरागत दशाएं हैं उनमें भी सुधार करके, उनमें नवीनता प्रदान करके भी शिक्षक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उन्नत किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा। जब शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो साथ में उस ट्रेनिंग के अंदर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की भी, मानसिक जो स्वास्थ्य विज्ञान होता है उसकी भी शिक्षा उन्हें ज़रूर दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी यह ज्ञान हो कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वे किस प्रकार से क्रियाकलाप करें और किस प्रकार से वे सफल हो सकते हैं। 7वां पॉइंट है विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण। हमने पहले जो फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर उसमें पढ़ा था कि विद्यालय का जो वातावरण होता है किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर यदि वह प्रतिकूल है। विद्यालय का यदि वातावरण जनतंत्रीय रहे, वहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, कोई चाटुकारिता नहीं हो और जहाँ वहाँ का प्रशासन है वह भी निरंकुश नहीं हो, एक अच्छा स्वस्थ वातावरण विद्यालय का हो, तो इस तरह का जब वातावरण होता है तो शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है। मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहने पर शिक्षक अपना जो दायित्व है, अपना कर्तव्य है, वह पूर्ण मनोयोग के साथ और गुणवत्तापूर्ण कर सकता है। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने वाला सबसे पहला कारक है कार्यभार में कमी। हर एक व्यक्ति की एक सीमा होती है कि वह उतना कार्य कर सकता है, उस सीमा से ही अधिक कार्य करने पर वह तनाव महसूस करने लग जाता है, बोझिल सा होने लग जाता है और अपने कार्य की तरफ केंद्रित होने का जो प्रवृत्ति होती है वह भी कम हो जाती है, कम ध्यान दे पाता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी तरह से यदि शिक्षक के कार्यभार में बहुत अधिक है, उसे यदि कम कर दिया जाए तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके उस कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न करेगा और अच्छे जो परिणाम प्राप्त होते हैं यदि उसको, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए किसी भी शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसकी क्षमताएं जो है या उतना ही कार्य उसे दिया जाना चाहिए जितना कि वह कर सकता है। नेक्स्ट है पद की सुरक्षा। अधिकांश शिक्षक अपने असुरक्षित पद के कारण, अस्थायी पद के कारण चिंता में रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं और उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती है। इसलिए उनको अपना पद इतना सुरक्षित कर देना चाहिए कि वह अपने पद से पृथक नहीं हो सके। इस तरह से यदि पद की सुरक्षा उनमें बनी रहती है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित बना रहता है। नेक्स्ट, वेतन वृद्धि व नियमित वेतन। यदि शिक्षक का जो वेतन होता है वह अल्प होता है और इसकी वजह से उसको सभी अपने जो घरेलू खर्चे होते हैं या जो भी सामाजिक खर्चे हैं, ऋण की व्यवस्था है, बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था, परिवार के खान पान की जो व्यवस्था है, वे सभी व्यवस्थाएं उसको करनी होती है। यदि उसको वेतन समय पर नहीं मिलता है तो वह उसकी वजह से चिंताग्रस्त रह सकता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी वेतन वृद्धि हो या वेतन हो, वह सब कुछ समय पर होता रहे, जिससे वह अपने जो कार्य होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सुचारू रूप से और सही समय पर पूरी कर सके, जिससे वह मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके और उसको किसी प्रकार का वेतन संबंधी तनाव ना हो। नेक्स्ट, शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो शिक्षक के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके मनोरंजन के लिए और उसका जो निवास स्थान है वह स्वस्थ स्थान पर हो, वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हों, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं हों और कार्य की उचित और समुचित व्यवस्थाएं उसको मिले, तो वो निश्चिंत होकर के और पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर सकता है। शिक्षण की दशाओं में सुधार करके शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए जो शिक्षण की पुरानी और परंपरागत दशाएं हैं उनमें भी सुधार करके, उनमें नवीनता प्रदान करके भी शिक्षक का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको उन्नत किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा। जब शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो साथ में उस ट्रेनिंग के अंदर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की भी, मानसिक जो स्वास्थ्य विज्ञान होता है उसकी भी शिक्षा उन्हें ज़रूर दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी यह ज्ञान हो कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वे किस प्रकार से क्रियाकलाप करें और किस प्रकार से वे सफल हो सकते हैं। 7वां पॉइंट है विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण। हमने पहले जो फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर उसमें पढ़ा था कि विद्यालय का जो वातावरण होता है किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य पर यदि वह प्रतिकूल है। विद्यालय का यदि वातावरण जनतंत्रीय रहे, वहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, कोई चाटुकारिता नहीं हो और जहाँ वहाँ का प्रशासन है वह भी निरंकुश नहीं हो, एक अच्छा स्वस्थ वातावरण विद्यालय का हो, तो इस तरह का जब वातावरण होता है तो शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है। मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहने पर शिक्षक अपना जो दायित्व है, अपना कर्तव्य है, वह पूर्ण मनोयोग के साथ और गुणवत्तापूर्ण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां विद्यालय प्रशासन में साझेदारी। स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं या जो मैनेजमेंट है, निरीक्षक है, उनका ये प्रयास रहना चाहिए कि जो विद्यालय में शिक्षक कार्यरत है उनका विद्यालय के विकास में, वहाँ के प्रशासन में कुछ साझेदारी सुनिश्चित करें और जो प्रशासन है उनका शिक्षक के प्रति व्यवहार भी बहुत मानवीय होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, समायोजनपूर्ण होना चाहिए, उनकी समस्याओं को भी समझना चाहिए और जो ज़रूरतें हैं उसको भी समझना चाहिए। यदि उनका व्यवहार उचित रहेगा, प्रशासन में साझेदारी रहेगी तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मानसिक स्वास्थ्य भी सबल होगा। 9वां पॉइंट है शिक्षक संघों का संगठन। शिक्षकों की जो दशा होती है या कभी कभी उनके जो अधिकार होते हैं उनको पूरा नहीं मिल पाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्थानीय स्तर पर या प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर पर, इन सभी स्तरों पर अलग अलग शक्तिशाली शिक्षक संघों का संगठन होना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा कर सके और उनके हितों पर कुठाराघात होने के कारण वे मानसिक आघात के शिकार नहीं हो, इसकी आवाज़ बुलंद कर सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार शिक्षक संघों का संगठन बना करके भी उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको संतुलित बनाए रखा जा सकता है। 10वां पॉइंट है शिक्षक संस्थाओं का योग। प्रशिक्षण संस्थाएं होती है, वे भी शिक्षकों के मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उसकी उन्नति में योग दे सकती है और इसके लिए गेट्स ने भी ये कहा है कि प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा उत्तम नागरिक और मानसिक स्वास्थ्य के छात्रों का चुनाव शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर सकता है। तो शिक्षक संस्थाओं का भी योग होता है उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में। 11वां पॉइंट है शिक्षक का योग। शिक्षक स्वयं भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बना सकता है या उसकी उन्नति में सहयोग कर सकता है। वह अपने आप को ही संबलन कर सकता है और ये जानने का उसे प्रयास करना चाहिए कि कौन कौन सी परिस्थितियां जब विपरीत होती है तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जाए।
उसे निराश होने की बजाय हर एक विफलता या हर एक परेशानी में एक हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। यदि विचार और सोच सकारात्मक रहेगी तो निश्चित रूप से वह उन परेशानियों से या विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहेगा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट है उचित निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं। बच्चे के जो मानसिक विकास के उन्नयन में भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, और इसमें भी जब भी विपरीत परिस्थितियाँ होती है या मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं, विकार युक्त हो जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती है, तो उस समय ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति को उचित निर्देशन मिल जाए। यदि मार्गदर्शन सही मिलेगा, उचित मिलेगा, उस वक्त उसको सही परामर्श दिया जाएगा, तो वह उस परिस्थिति से बाहर आ सकता है और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास में, जिसके अंदर हमने देखा कि शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं।